कल्पना कीजिए कि आप बचपन में युद्ध और उत्पीड़न से बचते हुए अपनी मातृभूमि से भाग गए और बड़े होकर दुनिया के सबसे शक्तिशाली वित्तीय संस्थान की नींव हिला दी। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह जॉर्ज सोरोस की सच्ची कहानी है, एक शरणार्थी जो बैंक ऑफ इंग्लैंड को तोड़ने वाले के रूप में जाना गया। कैसे कोई नाजी कब्जे वाले हंगरी में बचकर इतिहास के सबसे प्रसिद्ध सौदों में से एक को अंजाम देता है। मौत से बचने वाला एक किशोर कैसे सरकारों के लिए खौफनाक वित्तीय प्रतिभा बन जाता है। आइए जानें। भाग 1, शरणार्थी से वॉल स्ट्रीट तक। जॉर्ज सोरोस का जन्म 1930 में बुडापेस्ट, हंगरी में एक मध्यम वर्गीय यहूदी परिवार में हुआ था। उनके शुरुआती साल एक साधारण से दिखने वाले बचपन से चिह्नित थे, लेकिन नाजियों के उदय के साथ यह नाटकीय रूप से बदल गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हंगरी यहूदी परिवारों के लिए एक खतरनाक जगह बन गया और सोरोस के परिवार को लगभग निश्चित मृत्यु का सामना करना पड़ा। वे नकली पहचान के साथ रहकर, जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके और पकड़े जाने से बचने के लिए लगातार स्थान बदलते रहे। युवा जॉर्ज ने प्रत्यक्ष रूप से देखा कि कैसे उनके परिवार ने जीवित रहने के लिए अत्यधिक जोखिम उठाए और उन्होंने अस्तित्व, रणनीति और मानवीय व्यवहार के बारे में ऐसे सबक आत्मसात किए जो उनके शेष जीवन को आकार देने वाले बने। किशोरावस्था में ही सोरोस ने ऐसे सबक सीखे जो बाद में उन्हें वित्त और उससे आगे के क्षेत्रों में मार्गदर्शन करने वाले बने। जोखिम अपरिहार्य है, लेकिन सोच समझकर लिया गया जोखिम ही शक्ति है। जीवित रहने का मतलब था हर दिन जोखिम उठाना, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्हें समझदारी से परखें। अवलोकन ही सब कुछ है। पर्यावरण को समझना, दूसरों के इरादों को समझना और सूक्ष्म पैटर्न पर ध्यान देना जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर ला सकता है। भय एक संकेत है, बाधा नहीं। खतरा निरंतर था, लेकिन भय एक उपकरण था। इसने उन्हें चेतावनी दी, निर्णयों का मार्गदर्शन किया और उनकी सहज प्रवृत्ति को तीव्र किया। युद्ध के बाद, जब यूरोप बर्बाद हो रहा था और हंगरी साम्यवादी शासन के अधीन था, सोरोस अवसरों और सुरक्षा की तलाश में इंग्लैंड भाग गए। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया, जहां उन्होंने दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र और सामाजिक सिद्धांत का अध्ययन किया। यही उनकी मुलाकात कार्ल पॉपर से हुई, जो एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे, जिनके खुले समाजों और आत्मचिंतन के सिद्धांत के बारे में विचारों ने सोरोस को गहराई से प्रभावित किया। पॉपर ने सिखाया कि वास्तविकता हमेशा वस्तुनिष्ठ नहीं होती और मानवीय धारणा और लोग घटनाओं की व्याख्या कैसे करते हैं को समझना परिणामों को आकार दे सकता है। सोरोस ने इन सबकों को आत्मसात किया और बाद में इन्हें न केवल राजनीति और परोपकार में, बल्कि वित्तीय बाजारों में भी लागू किया। आखिरकार सोरोस न्यूयॉर्क चले गए और वॉल स्ट्रीट पर अपना करियर शुरू किया, जहां उन्होंने संख्याओं, व्यापारिक मंचों और उच्च दाम वाले सट्टेबाजी की दुनिया में प्रवेश किया। अधिकांश व्यापारियों के विपरीत, सोरोस केवल गणितीय मॉडलों या पारंपरिक वित्तीय मानकों पर निर्भर नहीं थे। उन्होंने विश्लेषणात्मक कौशल को गहरी मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि के साथ जोड़ा, बाजार की धारणा, वैश्विक घटनाओं और सरकारों व संस्थाओं के व्यवहार का अध्ययन किया। उनका दृष्टिकोण क्रांतिकारी था। उन्होंने समझा कि बाजार कभी भी पूरी तरह से तर्कसंगत नहीं होता, यह वास्तविकता के साथ साथ धारणा पर भी चलता है और इन खामियों को पहचानना अपार अवसरों का स्रोत हो सकता है। एक शरणार्थी के रूप में सोरोस के अनुभवों, अनिश्चितता के साथ लगातार तालमेल बिठाना, लोगों को समझना और दबाव में उच्च दाम वाले निर्णय लेना ने उन्हें एक अनूठी बढ़त दी। जहां दूसरों को अराजकता दिखाई देती थी, वहां उन्हें पैटर्न दिखाई देते थे। जहां दूसरों को हिचकिचाहट होती थी, वहां उन्हें अवसर दिखाई देते थे। जीवन की कठिन परिस्थितियों में सीखे गए ये शुरुआती सबक अंततः उन्हें वित्तीय इतिहास के कुछ सबसे शानदार सौदे करने में सक्षम बनाए। भाग 2, बड़ा विचार।
1990 के दशक की शुरुआत तक जॉर्ज सोरोस ने अपना खुद का हेज फंड, क्वांटम फंड, स्थापित कर लिया था और इसे दुनिया की सबसे सफल और प्रभावशाली निवेश फर्मों में से एक बना दिया था। उनकी संपत्ति में तेजी से वृद्धि हुई थी, लेकिन सोरोस को अचानक लाभ कमाने या सुरक्षित निवेश करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह ऐसे शानदार सौदे करने के लिए तरस रहे थे जो इतिहास पर अपनी छाप छोड़ जाए। इस दौरान ब्रिटेन यूरोपीय विनिमय दर तंत्र (ERM) का हिस्सा था, जो यूरोप में मुद्राओं को एक दूसरे से स्थिर विनिमय दरों पर जोड़कर उन्हें स्थिर करने के लिए बनाई गई एक प्रणाली थी। कागज पर इसका उद्देश्य मुद्रा में उतार चढ़ाव को रोकना और आर्थिक स्थिरता बनाए रखना था। लेकिन सोरोस ने एक ऐसी बात पर ध्यान दिया जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर गए थे। ब्रिटिश पाउंड का मूल्य ज्यादा था और इसके पीछे के आर्थिक बुनियादी ढांचे इसकी स्थिर विनिमय दर का समर्थन नहीं करते थे। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही थी। मुद्रास्फीति ऊंची थी, आर्थिक विकास सुस्त था और ब्याज दरें दबाव में थी। इस बीच सरकार पाउंड को सहारा देने के प्रयास में भारी मात्रा में आरक्षित निधि खर्च कर रही थी। अधिकांश निवेशकों का मानना था कि सरकार अनिश्चित काल तक अपनी मुद्रा की रक्षा कर सकती है और बहुत कम लोगों ने ERM की दबाव झेलने की क्षमता पर सवाल उठाया। सोरोस ने इसे अलग तरह से देखा। उन्होंने पहचाना कि पाउंड का मूल्य केवल अधिमूल्यन नहीं था, यह एक बुलबुला था जो आर्थिक वास्तविकताओं के बजाय राजनीतिक वादों से फुला हुआ था। उनके लिए स्थिति एक टिक टिक करता टाइम बम थी जो फटने के लिए सही ट्रिगर का इंतजार कर रही थी। लेकिन यह केवल संख्याओं या चार्ट पर दाव नहीं था, यह मानव मनोविज्ञान पर दाव था। सोरोस ने खुद को सरकारी व्यवहार, केंद्रीय बैंक की नीतियों और बाजार की धारणा को समझने में लगा दिया। उन्होंने देखा कि कैसे राजनेता जनता की धारणा से चिपके रहते हैं, व्यापारी आधिकारिक बयानों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और कैसे बाजार का विश्वास पल भर में डगमगा सकता है। उन्होंने महसूस किया कि पाउंड की कमजोरी केवल अर्थशास्त्र का मामला नहीं था, यह मनोविज्ञान का मामला था। आत्मविश्वास डगमगा सकता था, दबाव बढ़ सकता था और एक बार जब वह बिंदु पहुंच जाता तो पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो जाती। उन्होंने खुद को रणनीतिक रूप से तैयार किया और दबाव के असहनीय होते ही कार्रवाई के लिए तैयार रहे। सोरोस जानते थे कि समय ही सब कुछ है। अगर वे बहुत जल्दी कदम उठाते तो सौदा विफल हो सकता था। अगर वे बहुत देर से कदम उठाते तो अवसर हाथ से निकल जाता। लेकिन सावधानीपूर्वक अवलोकन, धैर्य और बाजार के व्यवहार और मानव स्वभाव दोनों की गहरी समझ के साथ उन्होंने उस स्थिति के लिए तैयारी की जो वित्तीय इतिहास के सबसे साहसी और लाभदायक सौदों में से एक बन गया। सोरोस केवल मुद्रा पर ही दाव नहीं लगा रहे थे, वे सरकारों, निवेशकों और स्वयं बाजार के व्यवहार पर भी दाव लगा रहे थे। और वे उस समय हमला करने के लिए तैयार थे जब दुनिया को इसकी सबसे कम उम्मीद थी। भाग 3, काला बुधवार। 16 सितंबर 1992, जिसे हमेशा काला बुधवार के नाम से जाना जाता है, वह दिन था जब महीनों के सावधानीपूर्वक अवलोकन, गणना और मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि अपने नाटकीय चरम पर पहुंच गई। सोरोस हफ्तों से इस पल की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अरबों पाउंड उधार लिए थे और उन्हें जर्मन मार्क में बेचने की तैयारी कर रहे थे। वह सिर्फ एक मुद्रा के खिलाफ दाव नहीं लगा रहे थे, वह उस पूरी बाजार व्यवस्था के खिलाफ दाव लगा रहे थे जिसने उसे थाम रखा था। इस कदम के लिए मजबूत हौसले, सटीक समय और अपने विश्लेषण में पूर्ण विश्वास की जरूरत थी। जैसे जैसे दिन गुजरता गया, ब्रिटिश सरकार पाउंड की रक्षा के लिए हाथ पांव मारने लगी। खरीदारों को आकर्षित करने की बेताब कोशिश में उन्होंने ब्याज दरें बढ़ा दी और अपनी मुद्रा को मजबूत करने के लिए अपने विदेशी मुद्रा भंडार से अरबों पाउंड खर्च कर दिए। अखबार और विश्लेषक उत्सुकता से इस नाटक को वास्तविक समय में होते हुए देख रहे थे।
लेकिन सोरोस ने उनके कदमों का अंदाजा लगा लिया था। सरकार द्वारा उठाए गए हर जवाबी कदम ने उनके विश्लेषण की पुष्टि ही की। पाउंड का मूल्य ज्यादा था और किसी भी तरह का हस्तक्षेप इस स्थिति को पलट नहीं सकता था। दोपहर के मध्य तक बाजारों में दहशत फैलनी शुरू हो गई। व्यापारियों और बैंकों ने अपरिहार्य को पहचान लिया और पाउंड को छोड़ना शुरू कर दिया। विश्वास टूट गया। जो कभी स्थिरता का भ्रम था, वह अब दुनिया की आंखों के सामने बिखर रहा था। पाउंड का मूल्य तेजी से गिरा। बैंक ऑफ इंग्लैंड इसे बचाने में असमर्थ एक करारी और बहुचर्चित हार का सामना करना पड़ा। सोरोस के लिए यह परिणाम ऐतिहासिक था। उन्होंने एक ही दिन में $1 अरब से ज्यादा कमाए थे, वित्तीय इतिहास के सबसे मुनाफे वाले सौदों में से एक। लेकिन ब्रिटिश सरकार और उसके नागरिकों के लिए इसके परिणाम गंभीर थे। अपमान, आर्थिक उथल-पुथल और यूरोपीय विनिमय दर तंत्र से जबरन वापसी। सुर्खियां चीख रही थीं, वह आदमी जिसने बैंक ऑफ इंग्लैंड को तोड़ दिया। राजनेताओं ने उन्हें खलनायक करार दिया, अर्थशास्त्रियों ने उनके व्यापार की नैतिकता पर बहस की और जनता हैरान और नाराज थी। फिर भी सोरोस के लिए यह सिर्फ दौलत की बात नहीं थी। यह अंतर्दृष्टि की शक्ति, तैयारी के महत्व और दूसरों के हिचकिचाने पर निर्णायक रूप से कार्य करने के साहस की बात थी। काला बुधवार एक वित्तीय घटना से कहीं बढ़कर बन गया। यह रणनीति, मनोविज्ञान और अधिकार की सीमाओं का एक उदाहरण था। सोरोस ने दिखा दिया था कि ज्ञान, अवलोकन और साहस से लैस एक व्यक्ति बाजारों को प्रभावित कर सकता है और सबसे शक्तिशाली संस्थानों को भी हिला सकता है। उस दिन की कहानी दशकों तक गूंजती रही, जिसने वित्तीय इतिहास में उनकी जगह पक्की कर दी और दुनिया के मुद्रा सट्टेबाजी के प्रति नजरिए को हमेशा के लिए बदल दिया। भाग 4, व्यापक तस्वीर। सोरोस की कहानी सिर्फ एक व्यापार की कहानी नहीं है, यह एक ऐसी कहानी है जो दूरदर्शिता, साहस और मानव स्वभाव को समझने के सिद्धांतों की बात करती है। दूरदर्शिता, सोरोस में वह दुर्लभ क्षमता थी जो दूसरे नहीं देख पाते थे। जहां ज्यादातर निवेशक आंकड़ों, नीतियों या अल्पकालिक रुझानों पर ध्यान केंद्रित करते थे, वहीं उन्होंने गहराई से देखा। उन्होंने सरकारों के व्यवहार, व्यापारियों के मनोविज्ञान और वित्तीय प्रणालियों में छिपे दबावों का अध्ययन किया। उन्होंने समझा कि बाजार सिर्फ आंकड़ों का संग्रह नहीं है, यह मानवीय धारणा, भय और महत्वाकांक्षा का प्रतिबिंब है। अवसरों को समझने की यह क्षमता, जहां दूसरे स्थिरता या जोखिम देखते हैं, उनकी सबसे बड़ी संपत्ति बन गई। जोखिम, सोरोस यह भी समझते थे कि सबसे बड़ा लाभ अक्सर तब मिलता है जब दूसरे हिचकिचाते हैं, तब साहसपूर्वक कार्य करने से। उनका हर निर्णय सोच समझकर, शोध और अनुभव से प्रेरित होता था, लेकिन इसके लिए साहस की भी आवश्यकता होती थी। उन्होंने जीवन में ही सीख लिया था कि संकट के क्षणों में हिचकिचाहट घातक हो सकती है। बाजारों में, जीवन की तरह, समय और निर्णायकता ही अस्तित्व और असफलता के बीच, या साधारण लाभ और ऐतिहासिक सफलता के बीच का अंतर हो सकती है। मनोविज्ञान, शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सोरोस ने परिणामों को आकार देने में मनोविज्ञान की भूमिका को समझा। बाजार केवल आंकड़ों या बुनियादी बातों से ही नहीं, बल्कि लोगों के डर, आशाओं और अपेक्षाओं से भी संचालित होते हैं। वह जानते थे कि आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है, घबराहट जंगल की आग की तरह फैल सकती है, और मानव व्यवहार को समझना संख्याओं को समझने जितना ही जरूरी है। इन गतिशीलताओं का अध्ययन करके वह उन मोड़ों का अनुमान लगा सकते थे जिन्हें दूसरे लोग नजरअंदाज कर देते थे। सोरोस की कहानी इस बात की भी एक सशक्त याद दिलाती है कि जीवन के अनुभव ही भाग्य का निर्माण करते हैं। हंगरी में युद्ध और उत्पीड़न से बचे उनके शुरुआती वर्षों ने उन्हें ऐसे सबक सिखाए जो कोई भी पाठ्य पुस्तक नहीं दे सकती। उन्होंने लोगों को समझना, दबाव में जोखिम का आकलन करना और अनिश्चितता से निपटना सीखा।
उन्होंने सीखा कि डर एक संकेत है, बाधा नहीं, और यह कि लचीलापन विपरीत परिस्थितियों से ही बनता है। ये सबक वित्त, दर्शन और परोपकार में उनकी सफलता की नींव बने। अंततः जॉर्ज सोरोस की कहानी धन या व्यापार से कहीं बढ़कर है। यह अंतर्दृष्टि, साहस और अनुभव के मिलन के बारे में है। यह इस बात का प्रमाण है कि कैसे व्यक्तिगत इतिहास, अवलोकन और मानव स्वभाव की समझ असाधारण परिणाम उत्पन्न कर सकती है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें प्रेरित करती है, चुनौती देती है और याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़े अवसर हमारी आंखों के सामने छिपे होते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा में जो उन्हें देखना चाहे। अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे एक शरणार्थी से लेकर इतिहास को फिर से लिखने वाले एक वित्तीय दिग्गज तक, जॉर्ज सोरोस का सफर असाधारण से कम नहीं है। उनकी कहानी सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, यह दूरदर्शिता, साहस और उस दुर्लभ क्षमता के बारे में है जो दूसरे नहीं देख पाते। यह मानवीय व्यवहार को समझने, अराजकता के पैटर्न को पहचानने और जब बाकी सब हिचकिचा रहे हों, तब भी कार्रवाई करने का साहस रखने के बारे में है। लेकिन यह शक्ति, जिम्मेदारी और नैतिकता के बारे में एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। क्या सोरोस सिर्फ एक प्रतिभाशाली दिमाग वाले व्यक्ति थे जिन्होंने सच्चाई को सबसे पहले देखा, एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति जिन्होंने अंतर्दृष्टि को कार्य में बदल दिया? या क्या वह एक निर्दयी सट्टेबाज थे जो एक पूरे देश की उथल-पुथल से मुनाफा कमाने के लिए व्यवस्था की कमजोरियों का फायदा उठा रहे थे? इतिहास ने उन्हें प्रशंसक और आलोचक दोनों दिए हैं। कुछ लोग उन्हें एक वित्तीय नायक, एक दूरदर्शी व्यक्ति कहते हैं जो बाजारों को किसी से भी बेहतर समझता था। कुछ लोग उन्हें अनियंत्रित सट्टेबाजी के खतरों के प्रतीक के रूप में देखते हैं, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिनके निर्णयों का आम जीवन पर वास्तविक प्रभाव पड़ा। इस कहानी को इतना दिलचस्प इसलिए बनाता है क्योंकि यह सिर्फ एक व्यापार या एक व्यक्ति के बारे में नहीं है, यह ज्ञान, जोखिम और मानव मनोविज्ञान के अंतर्संबंध के बारे में है। यह इस बारे में है कि कैसे व्यक्तिगत अनुभव, डर का सामना करना, विपरीत परिस्थितियों से उबरना और अपने निर्णय पर भरोसा करना ऐसे निर्णयों को आकार दे सकते हैं जो वैश्विक स्तर पर गूंजते हैं। तो आपके लिए यह प्रश्न है, जब हम जॉर्ज सोरोस को देखते हैं तो क्या हम अंतर्दृष्टि की विजय देखते हैं या दुस्साहस की कीमत? क्या वे मुक्त बाजारों के नायक थे या एक ऐसे व्यक्ति जिसने अपने द्वारा देखी गई अराजकता से लाभ कमाया? अगर इतिहास के सबसे प्रसिद्ध व्यापारों में से एक में इस गहन गोता ने आपको मोहित किया है तो लाइक बटन जरूर दबाएं, वित्तीय इतिहास के और गहन अन्वेषणों के लिए सब्सक्राइब करें और मुझे टिप्पणियों में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। क्या आप सोरोस की प्रतिभा की प्रशंसा करते हैं या आप उनके कार्यों की नैतिकता पर सवाल उठाते हैं? देखने के लिए धन्यवाद और अगली कहानी के लिए तैयार रहे जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया, जोखिम, शक्ति और इतिहास के सबसे बड़े वित्तीय क्षणों के पीछे मानवीय नाटक की कहानी।